ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला जो टॉपिक था करंट अफेयर्स पे, अ, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दैट फर्स्ट टॉपिक वाज बेस्ड ऑन entirely once again that आत्मनिर्भर भारत वी आर स्टिल टॉकिंग। मैंने अभी रिसेंटली भी जब करंट अफेयर लिया था, आई थिंक 2 वीक्स पहले, तब भी मैंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया था। और लेटेस्ट अभी का न्यूज भी अगर आप देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत के कारण at present they are saying, I am not commenting whether they are right or wrong, that exports are rising and imports are going down। ठीक है, तो ये पैसेज अनडाउटेबली इट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट न्यूज। हमने जब क्लासेस के ले रहे थे हम लोग क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए, तब मैंने ये टॉपिक के बारे में बराबर डिस्कशन किया था। अब पॉइंट ये होता है कि सर आपने तो सब डिस्कस किया था, फिर भी हमारे कुछ बच्चों को क्यों नहीं आया। तो इसीलिए मैं ये सेशन ही करवा रहा हूं आपका, कि भाई करवा तो सब कुछ दिया जाएगा आपको, शर्त ये है कि आपने कितना पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है उसको। पहला पैसेज, माय पर्सनल फीलिंग इज, except the last question which was wrong, all questions were absolutely sitters, pretty simple questions, were not difficult. This passage I personally feel very simple language। अगर आपको बेसिकली एफडीआई क्या है पता है, मैंने डिस्कस किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर हाँ, ये थोड़ा सा एक नया आपके लिए आया कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इन द ब्रॉडर सेंस आत्मनिर्भर भारत को हम रोज सुनते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी के हर न्यूज चैनल में सुनते हैं। एवरी गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर, एवरी न्यूज चैनल इज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। तो ये एक कॉमन पैसेज था। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये पैसेज में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ब्रॉडली आपको समझने लायक कुछ नहीं था। नंबर्स ही नंबर्स से देखो, 7,000 प्रोजेक्ट्स, 110 लाख करोड़, ये सब नंबर्स ही नंबर्स थे इसमें। तो ब्रॉडली दिस पैसेज इज फोकसिंग ओनली ऑन दैट इंडिया इज फेसिंग अ चैलेंज ऑफ imports। We have a current account deficit, so somehow government is trying that current account deficit is where imports are less than your exports, right? इंपोर्ट्स जब ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो उसको रिलीव करने के लिए गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट दीज स्कीम्स, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। सो द थिंग्स which we are not producing, we are importing, let us produce those things in our country itself। so rather than importing those units, we should produce in our country। that is the way we can become an आत्मनिर्भर भारत, we can be an आत्मनिर्भर भारत। so ultimately मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ लाना है। अब उसके बारे में ये आर्टिकल पूरा आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आप भी जानते हैं कि ये करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर आपका नॉलेज तो लगेगा ही। ये रीजनिंग नहीं है या इंग्लिश नहीं है जहां पर आपका नॉलेज नहीं लगेगा भाई। तो उसी को कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस भी थे अपने। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, हाँ, आपको लॉकडाउन के टाइम पे एक मोदी जी ने आके जबरदस्त उनका भाषण हुआ था। अप्रैल का या मई का है मेरे ख्याल से। एंड दैट टाइम ही हैज डिक्लेयर्ड द स्टिमुलस पैकेज। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड, सारे मीडिया में ये था, 20 लाख करोड़, बार बार 20 लाख करोड़। अगर आप मैथमेटिकली स्मार्ट हैं तो आपको पता है लाख और करोड़ का मतलब होता है 10⁵ एंड 10⁻7, विच इज नथिंग बट 10⁻12। ये 20 तो मेरे ख्याल से सबने 10-10 बार, 15-15 बार सुना होगा। एंड 10⁻12 इज नथिंग बट ट्रिलियन। ये वी ऑल नो दिस थिंग। तो ये $20 ट्रिलियन का पैकेज है, ये बार बार बताया गया है। तो दिस इज अ प्रीटी सिंपल ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन से इट्स अ केक वॉक। एवरीवन, अगर आपने बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ा तो भी आप बता सकते थे, क्योंकि मीडिया में इतनी बार आया। 20 लाख करोड़ इज अराउंड 20% ऑफ आर जीडीपी। हमारे इंडिया का जीडीपी जो है वो 100 लाख करोड़ है, ठीक है, 100 ट्रिलियन के आसपास बताया जाता है। तो इंडिया का जीडीपी का 20% ये पैकेज है। ऐसा कौन सा चैनल है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज का ले लो, जिसने इसको कवर नहीं किया हो। दिस वाज अ प्रीटी सिंपल वन, फर्स्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, it is talking about what? Now look at smartly how elimination of option can work here. What it is talking about? It is talking about which of the following is not a goal of stimulus package. So you need to be smart enough.
दिस इज व्हाई योर अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं कि आपकी थिंकिंग वैसे डेवलप हो। आप ध्यान रखिए, ये जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज नहीं होने वाली। तो भाई स्टिमुलस पैकेज उस समय डिक्लेयर किया गया था काय के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आत्मनिर्भर किससे रिलेटेड होगा? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने से रिलेटेड होगा। इट शुडेंट बी कि भाई किसी की अर्बन क्वालिटी लाइफ को आप इंप्रूव करने, अर्बन क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए होगा क्या? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लॉजिकली चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद स्ट्रेट अवे यू कैन सी कि डी विल बी योर आंसर। व्हाई? बिकॉज अर्बन लाइफ को इंप्रूव करने के लिए नहीं बनाता ये पैकेज। अर्बन मतलब जो हम लोग जी रहे हैं, हमारी लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए स्टिमुलस पैकेज थोड़ी ना होते हैं। तो भाई ये बात आपको समझना चाहिए। तो यहाँ आपका कॉमन सेंस, लॉजिक, योर अंडरस्टैंडिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन 33 क्वेश्चन जो था आपका, अगेन इट्स द सेम लॉजिक। यहां पर आई डू अंडरस्टैंड बहुत बच्चे स्टक किए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ऑल ऑफ द अबव मार्क किया था, बट योर स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग, कैसे आपका क्वेश्चन को पढ़कर आप कैसे स्टाइल इस्तेमाल कर सकते थे, वो था आपका ये वाला वर्ड। व्हेन आई से स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ में क्या आता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है द फॉलोइंग इवेंट कैन बी सीन एज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एफडीआई इन इंडिया। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्टेप्स है? आइडियली देखा जाए तो तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टेपिंग स्टोन मतलब जहां पर हमने शुरुआत की थी, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज डन इट that FDI should come in our country and we are coming up. तो ये मैंने इतने बार 91 की पॉलिसीज, I don't know how many times I have taken this name कि India economy become liberal in 91, Indian economy become liberal in 91. So 91 में हमने क्या किया था? LPG किया था। LPG बोलते हैं, LPG stand for liberalization, privatization and globalization. I don't know how many times I have like discussed this thing, और वो भी इतने समय से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 91 is a very important era for us. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल था। I do understand यहाँ पर अगर आपका गलत भी हुआ है तो भी एटलीस्ट ये समझ सकते थे, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि बी करूं कि डी करूं, बट अगर आप स्टेपिंग स्टोन को समझ गए कि कहां से शुरुआत हुआ, so your answer would have been B option straight away, right? So this is the way we could have approached our questions rather than फोकसिंग कि भाई हमें बहुत ज्यादा कुछ पता हो या बहुत ज्यादा नॉलेज हो हमारे को चीजों का। 34th क्वेश्चन, यस, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने ये बेसिक चीजों को समझा है, दैट्स इट, बेसिक चीजों को है उनको भी अगर आपने समझा है, ठीक है, तो भी यू वुड हैव अंडरस्टूड वन पॉइंट इज कि एट एनी कॉस्ट हमें वोकल फॉर लोकल का पर्पस ही क्या था? वोकल फॉर लोकल मतलब हम वोकल होंगे, हम बहुत स्मार्टली अपनी लोकल चीजों को खरीदेंगे, लोकल चीजों को, वोकल होकर हम लोकल चीजों को खरीदेंगे, ये इसका मीनिंग है इस वर्ड का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, दे आर सेइंग नॉट रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो बट ऑब्वियस है एमएसएमई को जागृत करना, ये तो एक इंपॉर्टेंट, एमएसएमई इज व्हाट? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अल्टीमेटली आप इनसे ही परचेस करो, जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेवल, दैट इज व्हाट वी वांट कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। प्रमोटिंग द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट थ्रू फाइनेंशियल एड, यस, but it is nothing related to creating new economic hubs through disinvestment is the, आप इंग्लिश में जब कर रहे हैं, मैडम आपको बताते हैं आरसीज में खासकर, which word should be ignored, which word should be concentrated, which word should be the eliminated words होंगे। या disinvestment का मतलब क्या होता है? Can anybody tell me what is the meaning of disinvestment? सर जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे वापस ले लेना। नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ट्राई, नो प्रॉब्लम। यस, एनीवन? तो जो शेयर्स होते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी के शेयर, जो शेयर्स है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाता है टू प्राइवेट कंपनीज या बेच दिया जाता है।
तो नहीं, उसको मैं ऐसा नहीं है, आप जो समझ रहे हो ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, सी गवर्नमेंट कंपनीज को आप दो तरीके से बेच सकते हैं, पूरा या फिर पार्शियल। जब मैं पूरा बेचने जाऊंगा उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। लाइक VSNL करके एक कंपनी थी, आपने BSNL सुना, MTNL सुना, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, आप लोग जानते भी नहीं है 90s के टाइम की कंपनी है। ये कंपनी को कंप्लीटली बेच दिया गया था टाटा को, कंप्लीटली। तो 100% बेच दिया, तो ये क्या कहलाया? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको प्राइवेटाइज। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आई एम नॉट सेलिंग माय कंप्लीट इंटेक। होल्डिंग जो इंटेक है, होल्डिंग जो स्टेक है, वो अभी मेरे पास है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप कोई भी कंपनी ले लो, SBI ले लो, तो SBI में गवर्नमेंट का अभी भी हिस्सेदारी 55% है। तो 45% किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो ये जो पब्लिक के पास है, ये जो अमाउंट 45% है, ये डिसइन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्राइवेट में अपना कंप्लीटली बेचना नहीं है, पार्शियल बेचना है। जैसे अभी LIC के बारे में बात चालू है कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो डिसइन्वेस्ट किया जाएगा मतलब उसका कुछ हिस्सा बेचा जाएगा। तो ये वोकल फॉर लोकल एट एनी कॉस्ट, अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट क्या है एट एनी कॉस्ट, ये बताता ही नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बता ही नहीं रहा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, दे आर आस्किंग यू टू एलिमिनेट ऑप्शन, and elimination of option are pretty simple. This is my personal feeling is पहले 4 क्वेश्चंस were pretty simple. अगर आपको चौथा क्वेश्चन में अगर बोलूं डिसइन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मल टर्म है, ये सारे टर्म्स में धीरे धीरे लूंगा। इसलिए भी मैं आपको बोलता हूं कि जब आते हैं ना न्यूज़पेपर में, या तो पढ़ो नहीं तो आप मुझसे पूछो, इसीलिए अपने को ये टर्म्स पता होने चाहिए। तो भाई ये वोकल फॉर लोकल इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट इन SBI फॉर श्योर, राइट। नेक्स्ट जो न्यूज था, ये क्वेश्चन आपको पता है, वॉज इट अ करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन? आई थिंक दिस क्वेश्चन उन्होंने वापस लिया है। ठीक है, इसको उन्होंने वापस लिया है। सो 35 इज क्वेश्चन विच इज प्रीटी इररिलेवेंट, ट्रस्ट मी, impossible to answer this question. It is very very tough, because नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आपको उसका पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। और इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ कि उनसे खुद से ही गलती हो गई उन्होंने आंसर दिया डी, एक्चुअल में ये रेशो है ही नहीं, उसका एक्चुअल रेशो समवेयर अराउंड 39%, 40%, और इस टाइप से कुछ। जो थर्ड स्टेक होल्डर है प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए कम पोर्शन रखा हुआ है। सेंट्रल के लिए 39 है, स्टेट के लिए 40 है, इस टाइप से कुछ रेशो रखा हुआ है। तो अनडाउटेबली दिस क्वेश्चन वाज इररिलेवेंट, आपने ये क्वेश्चन को छोड़ना ही चाहिए था। Out of 5, I personally feel 4 questions were manageable, pretty manageable, क्योंकि टॉपिक were pretty easy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अपन इग्नोर कर रहे हैं भाई। इसका आंसर आप सर्च करने की भी कोशिश करोगे तो भी एक करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, इसलिए उन्होंने निकाल दिया इसको। दिस वाज द टॉपिक। आई डोंट नो क्या सोचा होगा इन्होंने। अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स भी लिया है तो भी मैं अश्योर कर रहा हूं आप नहीं बता पाओगे मैक्सिमम चीजें। ठीक है, हाँ, open market operation, I am not sure why open market operation is something which you read in applied economics. You know there are two types of economics, a general economics and an applied economics. applied economics आपके 12th का सिलेबस नहीं है, 12th का सिलेबस ही नहीं है। तो आप अगर चलो कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, तो आप तो सरेंडर ही कर दिए इस क्वेश्चन के पीछे। और चलो आप अगर इकोनॉमिक्स वाले हो तो भी आपको बोल रहा हूं ना, तो भी नहीं बता पाओ। मैं अगर पढ़ूं पर्सनली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, तो कई चीजों के लिए मुझे रेफर करना पड़े इसको। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगता, इसको देख के डरना मत, डरना मत। मतलब कई बच्चों ने मुझे बोला, पूछा भी, सर ऐसे आर्टिकल्स आएंगे क्या क्लैट में? मुझे ऐसा लगता कि दे हैव मेड अ मिस्टेक, दे हैव नॉट कंसीडर्ड दिस पार्ट, दैट कि वी शुडंट हैव कंसीडर्ड, वी शुडंट हैव टेकन दिस पर्टिकुलर न्यूज। बस इतना ही इसके लिए मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक किसी पेज में किसी एक न्यूज का आर्टिकल था। ठीक है,
ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी, मतलब अभी ये सब टर्म्स आपको पते होने चाहिए भारी भारी, लिक्विडिटी मतलब सिस्टम में पैसा लाने के लिए उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशन का सहारा लिया। अब ओएमओ क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें बैंक डायरेक्टली बोरो कर लेती हैं पैसे, किनके साथ? ने आरबीआई से पैसे बोरो करती है। उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो होता है, फिर उन्होंने एक नया टर्म इसमें बताया है कि भाई लॉन्ग टर्म रेपो होता है। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें उन्होंने एक सहारा लिया है किसका? यूएस फेड रिजर्व ने क्या किया था उस बारे में ये बताया गया है आर्टिकल में। फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स अ टफ आर्टिकल। ये आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने ही चाहिए थे, और अगर उसमें से कुछ कर सकते थे तो वो अपन देखते हैं कौन से कर सकते थे। जो नहीं कर सकते थे मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा भाई नहीं करना था आपको। अप्लाइड इकोनॉमिक्स थोड़ी ना करते। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको श्योर हूं आप सर्च करने जाएंगे, आपको 3 से 4 आंसर्स मिलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। एक सर्टेन आंसर मिलेगा ही नहीं। Now why I'm asking? Now look at they just read the question, which of the following has been replaced by one? ठीक है, अब अपन वन पे जाते हैं। ठीक है, वन पे चलते हैं। वन कहां पर है? एक सेकेंड, विजिबल है ना? यस। तो हाँ, अब वन है हमारा ये। वन ये है, वन क्या बोल रहा है? इट इज आस्किंग व्हाट? फ्रॉम अ लो ऑफ 275 बिलियन इन September 13 when rupee came under reserve, under severe pressure due to so-called taper tantrum by the US Fed Reserve, India now has recorded foreign exchange reserve of something something billion. So in simple sentence, they are asking for foreign reserve, and that to be on what date? 21st August. Now the problem with this question is, can anybody remember 21st August के दिन foreign reserve क्या था? It is not a static news. Every single day foreign reserve change होता है, और numbers जो show किए जाते हैं वो भी अलग अलग sources के होते हैं। So 21st अगस्त को foreign reserve निकाल पाना मतलब it's like मैं डेली बैठ के foreign reserve चेक कर रहा हूँ। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों से, क्या जिन्होंने पेपर निकाला ना वो तक भी नहीं बता पाएगा कि भाई आज का फॉरेन रिजर्व कितना था या आज के दिन तक का फॉरेन रिजर्व क्या था। So this news was absolutely irrelevant, very irrelevant. और आप आंसर ढूंढेंगे ना, you will be surprised. तो 21 अगस्त के दिन फॉरेन रिजर्व निकालना ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है भाई। तो आप इससे टेंशन मत लीजिए। आंसर उन्होंने ए मार्क किया है, समवेयर मैंने देखा है 520 के आसपास भी दिया हुआ है, कुछ और भी दिया हुआ है। तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज समथिंग। अब इसके बाद आई एम रियली रियली सॉरी for this particular terminologies that they have used. Abhi, which of the following economic policies has been recently used by RBI to boost economic during current pandemic situation? Forex swap, LTRO क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में तो क्लियर बोला गया है। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, फॉरेक्स स्वैप करने के बारे में बात की गई है। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। फॉरेक्स स्वैप करना मतलब क्या होता है कि करंट किसी कंट्री के साथ हम अपना रिजर्व शेयर, अपना जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई हमारे को बेसिकली जो करेंसी की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग ले पाते हैं, और उससे हम लोग बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाता है। जापान के साथ हमने कई बार करेंसी स्वैप्स किया हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था। बट ट्रस्ट मी, अब मैं खुद इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाता भी हूँ, और मेरा तो खैर एमबीए के बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे ये सब चीजें पता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दी ऑप्शन, आई कैन सी कि मेरे को पता है कि भाई ए और सी तो श्योरली था। एलटीआरओ के बारे में मेंशन नहीं है, बट एलटीआरओ भी होगा क्योंकि आंसर ऑल ऑफ द अबव वाला होगा। ए और सी तो मैं मार्क नहीं कर सकता, तो उस लॉजिक से मुझे जाना चाहिए था। बट ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रीटी इररिलेवेंट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस मतलब शॉर्ट जो रेपो होता है, अगर आपको पता है कि रेपो क्या होता है, कि रेपो जिससे बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से। अब लॉन्ग टर्म रेपो क्या होगा? लॉन्ग टर्म रेपो वो होगा जब हम जब आरबीआई अलाउ कर रहा है बैंकों को बोरो करने के लिए मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। अनडाउटेबली आर्टिकल अच्छा था, पढ़ने लायक था, बट जो बच्चे ग्रेजुएट है उनके लायक था भाई, आप लोगों के लिए नहीं था ये। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसमें ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इट इज इररेलेवेंट टू टॉक अबाउट दीस थिंग राइट नाउ।
अब अगला क्वेश्चन तो उन्होंने एलटीआरओ पे ही पूछ लिया, फिर से वही बात है कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एज अ मेजर टू सपोर्ट इकोनॉमी इन कोरोना पैंडेमिक क्या है? तो इट्स अ मेजर ऑफ दैट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन शॉर्ट टर्म रेट्स। यस, शॉर्ट टर्म रेट्स मतलब जो शॉर्ट टर्म रेपो रेट्स होती है, शॉर्ट टर्म जो रेट्स होती हैं और इन बॉन्ड्स को इंप्रूव करने के लिए है, तो यस उसके लिए ही होता है ये। अभी ये चीजें आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि ओएमओ में कैसे होता है, कैसे बैंक डील करते हैं। इट इज टफ, ठीक है। इट विल इंकरेज बैंक टू अंडरटेक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथली एंड सीमलेसली, यस, क्योंकि बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर पाएंगे तो क्रेडिट फ्लोज जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं तो देयर इज अ रिस्क, इसलिए बैंक लोन देने में डरते हैं, तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है। इट विल एनहांस लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम बाय 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन के लिए मैं श्योर नहीं हूं, बट लिक्विडिटी जरूर इनहांस कर देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया हुआ है तो आप पैसा बहुत लेट तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो उस लॉजिक से अगर मैं होता आपकी जगह, मुझे पड़ा हुआ है, तो मैं तो जरूर इसको मार्क कर देता था डी ऑप्शन। बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन भी अगेन इररेलेवेंट था। हाँ, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो भी मैं अगेन आई डोंट नो कि व्हाई दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। Which of the following platform will be used for core banking solution to implement LTRO? LTRO was actually a big news. That is why they thought that कि भाई बच्चों ने पढ़ा होगा। मैं कभी इसके बारे में आपको एक सेपरेट डिस्कशन जरूर करूँ। मेरा एक्चुअली टेक्निकल के ऊपर मैंने आपको सोचा है, प्लान किया है, मैं बहुत जल्दी टेक्निकल के ऊपर पूरे टर्मिनोलॉजीज को लेते हुए काफी ज्यादा उसमें अपन एक डिस्कशन करेंगे। एक थोड़ा कोई हॉलीडे वाला दिन आने दीजिए जिस दिन में आपको 2-3 घंटे एक साथ बैठ के वी कैन डिस्कस, ठीक है। ये न्यूज तो मुझे नहीं पता थी ई कुबेर करके, बट आप लोग पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि जिसने पढ़ा होगा वो ई कुबेर के बारे में उनको पता होगा। फॉर मी दिस इज न्यू, ठीक है, तो मैं तो ये आंसर ही नहीं कर पाता भाई ये क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज द नोटिफाइड अमाउंट सम ऑफर्ड बाय आरबीआई अंडर मेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप? I'm seriously difficult. मतलब this is something which is very specific news is how can a person remember the facts, the numbers, and that to be very dynamic numbers. These numbers are so dynamic, they can change every day. So this is entire irrelevant article. 5 क्वेश्चन को आपको छोड़ ही देना था। अगला न्यूज प्रोबेबली आप में से, जैसे आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा अभी से पढ़ो, खासकर देखो अब जो 2 ईयर वाले हैं ना, जरा देखो ये न्यूज मालूम है सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुआ था? ये न्यूज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था 2019 के जनरल इलेक्शन के पहले। राहुल गांधी जी ने जनवरी से जब प्रचार चालू हुआ, तब लगातार रेफेल डील के बारे में काफी बड़ा डिस्कशन चला, जो बहुत बड़ा एक स्लोगन भी दिया था, चौकीदार चोर है करके, वो इसी के लिए बताया गया राफेल के बारे में। तो उस समय से अगर आपने पढ़ा होता तो 20 वालों के लिए ये न्यूज मुझे लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं जाता था। ये न्यूज खराब नहीं था, इसके 1 या 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बाकी ये न्यूज मैनेजेबल था। और 1-2 तो ऐसे हैं, मतलब आपने ज्यादा भी नहीं पढ़ा हो ना तो भी आप निकाल लोगे, देखना। तो ये न्यूज इज टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया हैज इंडक्टेड सम जेट्स, जो है राफेल जेट्स। आपको मालूम है कि कितने इंपॉर्टेंट ये एक डिसीजन था हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फ्रांस से हमने ये परचेज किया था, फ्रेंच एविएशन की जो फर्म है। अब फ्रेंच एविएशन की फर्म क्या नाम पूछा है, यहाँ पर हमारा ऑफसेट पार्टनर कौन है उसके बारे में आई एम सरप्राइज। राहुल गांधी जी ने इतने बार नाम लिया था कि वो तो मुंह पे जवानी रटा हुआ होना चाहिए। ये तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही चले जाते थे। इट वाज द सिटर इन अ ब्रॉडर सेंस। ये बहुत इजी था क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आध 2 क्वेश्चन इसमें गड़बड़ करेंगे। तो ये टॉपिक पूरा ये बात कर रहा है कि एयरक्राफ्ट 5 एयरक्राफ्ट हमारे आ चुके हैं, तो करंट का है। आप ये मत सोचिए ये 27 जुलाई का ही आर्टिकल है, बट इट इज हैविंग अ बैकग्राउंड, पास्ट बैकग्राउंड है। और वो पास्ट बैकग्राउंड को भी एक्सटेंडेड किया हुआ कि हम 36 प्लेन्स लेने वाले हैं, उसमें से 5 अभी हमारे पास आ चुके हैं, अभी उसकी डिलीवरी भी मिल चुकी है, जैसे आपने देखा होगा। तो उसके कंसिडरेशन पे ये थे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे थे, मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन यहाँ पर बराबर मैनेजेबल थे। ये क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इट इज व्हाट
A Rafale deal between India and France is seen carry out a strategic significance. Which of the following directly implicated to the deal? अब विच ऑफ द फॉलोइंग बोला मतलब ऑप्शन से ही करना है. देखो वो खुद भी चाहते हैं आपको रट्टा हुआ नहीं होना चाहिए. रटा हुआ थोड़ी ना कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ जाए, है ना. वैसा देखो कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऐसे, हार्डली. और जो भी है वो भी अपन ने खारिज कर दिया भाई. अब आप खुद सोचो कि जॉइंट स्ट्रेटेजी विजन बिटवीन ऑफ इंडिया फ्रांस कॉपरेशन इंडियन ओशन रीजन, द वन बेल्ट वन रोड मिशन ऑफ द चाइना, द चाइनीज इनिशिएटिव. आई डोंट नो लाइक कि इसका वन बेल्ट वन रोड से क्या लेना देना था. उसका चाइनीज का सिल्क रूट, आपको ये भी हम लोग इतने बार, मैंने सीपीईसी के बारे में बात किया है, मैंने ओबीओआर के बारे में बात किया है, इसी को सिल्क रोड भी बोला जाता है. सिल्क ओबीओआर इज वन बेल्ट वन रोड. कितने बार. पर इसका फ्रांस के साथ क्या लेना देना भाई, इसका इसके साथ क्या लेना देना अपना इंडिया फ्रांस की डील का. और मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कहां से आ गया यहाँ पर. तो on a broader sense ये तीनों की तीनों ऑप्शन absolutely not required थे. Which of the following is directly impacted by this deal? तो joint strategic vision by India and France. मतलब any Tom Dick and Harry भी अपन आपने अगर आर्टिकल पढ़ लिया ना, इसको एक बार में आप आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन को. इट वॉज इजी, ट्रस्ट मी. और इतना लॉजिक हमको अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा कि भाई यस, ये न्यूज इससे रिलेटेड नहीं हो सकता है. Now, this is something very specific. I am not saying this question is easy, but my personal feeling is अगर notes बना रहे हो तो ये question आपके लिए easy नहीं होगा, easy रहेगा, difficult बिल्कुल भी नहीं होगा. So they are asking about, this is a specific static question. ठीक है. Indian Air Force is also process for procuring new generation medium range modular air to bound weapon system HAMMER to integrate with Rafale jets. What does the term HAMMER stands for? HAMMER का मतलब क्या है? Tough. ठीक है. टफ इन द सेंस अगर आपने कहीं लिखा है तो याद रहेगा. मुझे तो नहीं पता था, मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ. इसका आंसर उन्होंने मेंशन किया, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ हैमर. ठीक है. बट अभी आपको समझ में आया कि ये लिखना कितना जरूरी है. लिखोगे तो ऐसी न्यूज़ेस आपको याद रहेंगी, तो कम से कम इन न्यूज़ेस को याद रख पाओगे भाई आप. ठीक है. इसके बाद this news, it is seriously, I personally believe 43, 44, 45 आपकी झोली में डाले गए, सीधा सीधा झोली में डाले गए. अगर किसी बच्चे ने इसको गलत किया है ना, मतलब यार अभी तो फिर बहुत ही ज्यादा हो गया. मैं मानता हूं कि यार इतने बार डिसॉल्ट के बारे में बात किया गया. ये आर्टिकल में ऊपर पढ़ा ही है अपन ने. फ्रांस पार्टनर जो है, ये देखो यहाँ पर, फ्रेंच एविएशन फर्म डेसॉल्ट. इतने बार राहुल गांधी ने नाम लिया था कि अपने को रट गया था, पर उसको प्रोनाउंस करने लगे थे. ठीक है. तो डेसॉल्ट जो था बेसिकली इज द फ्रेंच पार्टनर. इनके साथ अपना एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है. तो इट्स अ प्रीटी सिंपल. अब उसके बाद मुझे बताओ 44 यार. ठीक है. मुझे बताइए 44 मतलब राहुल गांधी जी. मैं बार बार राहुल जी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने राहुल जी को याद किया उनके लिए 5 में से 4 क्वेश्चन तो यही उन्होंने दे दिए. राहुल जी एक ही बात पे बात कर रहे थे, तो 44 और 45 पे राहुल जी बोलते थे कि भैया हमारी देश की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा के रिलायंस को दे दिया, हमारे एचएएल. उनको एम्प्लॉय से तक मिलने चले गए थे एचएएल के. यहां तक हुआ था. अब हालांकि वो आप लोगों के लिए पुराना हो गया, क्योंकि भैया उस बात को भी 1.5 साल हो रहा है. बट ट्रस्ट मी, ये आपका अवेयरनेस है. आज की कुछ न्यूज है जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, हो सकता है 1-1.5 साल बाद उसका ऐसा इंप्लीकेशन आए. किसने सोचा था कि एचएएल के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यही तो बनाता है, डीआरडीओ थोड़ी ना बनाता है मिसाइल. ठीक है. डीआरडीओ एयरक्राफ्ट थोड़ी ना बनाता है, डीआरडीओ तो मिसाइल्स बनाता है. डीआरआई तो अलग एजेंसी है, इसरो का तो भाई सैटेलाइट बना देता. तो मतलब ये आपको दिखता है चीजें. और लुक एट 45. my personal feeling is anybody can answer. एचएएल को नहीं दिया, उसके लिए तो लड़ाई चल रही थी, इसलिए एचएएल तो आंसर हो ही नहीं सकता. रिलायंस को दिया तो 2 रिलायंस थे. अब भाई नेवल वाला थोड़ी ना एयरक्राफ्ट बनाएगा यार. रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग थोड़ी ना आंसर बनाएगा. दिस इज नॉट द आंसर. आंसर हैज टू बी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी है. So this is the way we should have actually considered it. So it's a very simple, only considering one question which I'm taking it difficult. That is the full form of hammer. Baki remaining all 4 questions were absolutely sitters.
ठीक है, उनको कुछ नहीं करना था आपके लिए। ये वाला आर्टिकल आई एम नॉट सेइंग इट्स इज इजी, आई एम सेइंग दिस इज समथिंग विथ योर कांस्टेंट रीडिंग, योर कांस्टेंट एफर्ट। लिपू लेक वाला जो था न्यूज, नेपाल के साथ हमारा जो डिस्प्यूट चालू था कि हमने उनका कहना है कि आपने हमारा एरिया अपने मैप में शो किया, तो उन्होंने गुस्से में आके अपने मैप में हमारा इतना बड़ा हिस्सा ले लिया जैसे पता नहीं कि क्या कल ही जाके वो आक्रमण कर देंगे और अपने पे वो लेने वाले। तो पता नहीं, ये एक प्रॉब्लम चल रहा था लिपू लेक पास जो था, ठीक है, तो ये इसके लेकर बेस था। तो ये एक ऐसा न्यूज था जो अनडाउटेबली हमने डिस्कशन किया था। मैंने इसका ब्रॉडली तो नहीं लिया था, आई एम श्योर शुभम सर ने इसके बारे में उनका लिया था, नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट, उन्होंने मैप ऐप भी दिखाया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये भी बोला था कि भाई ये केवल पढ़ने से थोड़ी ना काम चलेगा, आपने सुन लिया और हो गया तो चलेगा थोड़ी ना, आपको एटलीस्ट नोट्स बनाने होंगे, बिकॉज ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट और बहुत पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो काठमांडू हमारा एक एलाय रहा है, सॉरी नेपाल हमारा एक एलाय रहा है, चाइना के लिए हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर आप उसको अपन नेपाल चाइना की तरफ इंक्लाइन होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो नेपाल से ऑपरेट की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत आसान रूट है, चाइना को सप्लाई करना वहां पे आसान होता है। तो नेपाल हमारे लिए बहुत क्रूशल है। तो ये न्यूज वैसे भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, बहुत क्रूशली पढ़ना है इसको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये उसी बॉर्डर अपना नेपाल डिस्प्यूट के बेस पे थी। ये एक्सेप्ट जो है ये भी ज्यादा पुराना नहीं था, जून 2020 का कोई एक राइटअप था किसी पब्लिकेशन पे, ब्रूकिंग.edu पे, उस पे ऊपर लिया गया था, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप उसको आसानी से मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार ये सुगौली ट्रीटी, फिर उसके बाद लिपू लेक पास, ये ऐसा इतने बार रिवाइज हुआ है कि जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हो रहा था, तब भी हमने इसको दिया था भाई। अब क्वेश्चन में इसको इसलिए आसान नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी थे। आई कैन अंडरस्टैंड, आप एकदम से वो रिकलेक्ट कर पाए जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। बट बाकी के क्वेश्चन आई एम श्योर आपको बन सकते थे। लाइक पहला क्वेश्चन इज व्हाट बिट, मतलब आप कह सकते हैं कि अंडरस्टूड था कि किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको देखना था कि इंसिडेंट कैन बी सीन डायरेक्ट कॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में क्या इंसिडेंट था। तो डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ मोटर एबल लिंक रोड टू कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। ये आपको पता ही होगा कि जैसे ही हमने एक रोड स्टार्ट किया था, और जैसे रोड स्टार्ट किया उसके बाद से लगातार चाइनीज मीडिया वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसको देखते हुए भी चाइना ने पुट किया प्रेशर किसके ऊपर, नेपाल के ऊपर। तो ये डिस्प्यूट शुरुआत हुआ 2015 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना यूजिंग लिपू लेक पास। तो लिपू लेक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मैं इसके ऊपर जब हिस्टोरिकल लेंगे तब मैं इसके बारे में श्योरली जो भी फैकल्टी लेगा, क्योंकि ये वाला मेरा पोर्शन नहीं है, बट एटलीस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से जरूर बताऊंगा आने वाले समय में, बट इसका डिटेल मैं एक बार जरूर आपको करवाऊंगा। तो लिपू लेक पास को लेके ये था, यस, तो आर्टिकल में ही मेंशन्ड है, ठीक है। उसमें आप देखो, पढ़ो, उसमें लिखा है इंडिया पब्लिश्ड अ न्यू मैप व्हिच शोड काला पानी एज अ वो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम दे वर सेइंग। काला पानी द फेमस प्लेस, हमको पता है कि काला पानी में सजा हुई थी, मिस्टर सावरकर जो थे उनको भी सजा हुई थी काला पानी की, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो थी, ये काला पानी अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी जहाँ पे वो लोग बेच देते थे लोगों को, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्लेस है जो अभी कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेबल है, इंडिया का उस पर कब्जा है। कब्जा नहीं बोलना चाहिए, जो बेसिकली ट्रीटी है, जो यूनाइटेड नेशन मानता है, उसके हिसाब से भाई काला पानी हमारा हिस्सा है, वो शुरू से ही रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता है कि भाई वो हमारा हिस्सा रहा है। तो ये काला पानी को जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो नेपाल को गुस्सा आ गया। तो ये तीनों ही रीजंस हमारे डिस्प्यूट की शुरुआत करते थे। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपको ये आर्टिकल की समझ है, इस टॉपिक की समझ है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था भाई, ठीक है। इसके बाद ये स्टैटिक था, बट स्मार्टली यू कैन एलिमिनेट। कंफ्यूजन कहां पर है, वो तो आधा तो कंफ्यूजन उन्होंने वहीं बता दिया, काला पानी, और दूसरा था लिपू लेक। कौन से ऑप्शन में है बताइए, काला पानी और लिपू लेक कहां पर है। केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। बाकी के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारा नेपाल के साथ कंफ्यूजन जो था, वो ट्राई जंक्चर जो है इस पे
उस पे जो कंफ्यूजन था वो काला पानी और लिपू लेक। लिपू लेक तो प्रीवियस क्वेश्चन में आया, काला पानी और के बारे में भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया, तो अपने को पता ही चल रहा है कि भाई सी इज स्ट्रेट अवे इज द प्रॉब्लम। अगर आपको उसका डिटेल नहीं भी पता था तो आंसर आप मार्क कर सकते थे इसका, राइट? हाँ भाई, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन सुगौली पास, ये अगर आपने पढ़ा है आई कैन कंसीडर, अगर आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर दिक्कत है। द ट्रीटी ऑफ सिगोरी वाज साइंड बाय बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्यूट था सुगौली वाला, वो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था उसके पहले का डिस्प्यूट। तो स्वाभाविक सी बात है, इंडिया का तो रोल ही नहीं है उसमें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इंडिया उस समय बना नहीं था, इंडिया उस समय बना ही नहीं था, उस समय का प्रॉब्लम है। तो यूनाइटेड किंगडम और नेपाल तो ठीक है, बट इंडिया का तो रोल आने ही नहीं चाहिए ना। तो एट एनी कॉस्ट ए बी एंड सी शुड नॉट बी दिया। तो वहां पर उस समय हमारे देश को कौन रूल कर रहा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था? दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बात बताया था कि भाई, कि उन्होंने नेपाल के साथ एक सुगौली समझौता किया और उसके बेसिस पे ही वो एग्रीमेंट बन के नेपाल को वो टेरिटरी दिया गया था। उसी का वो लोग बात बोलते हैं, उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज अगर आपने इस तरीके से सोचा तो दैट आपने कर लिया होता था भाई। ठीक है, बट आई एम अगेन कंसिडरिंग दीज क्वेश्चंस आर मॉडरेट, नॉट इजी, बट डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली नेपाल has signed a map claiming Lipu Lake Pass as a part of its territory, including the district of। अब ये आपको पूरा अगर न्यूज पता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो दरचौला करके जो प्लेस है, ये प्लेस के लिए उन्होंने अपना टेरिटरी डिस्क्लोज किया हुआ है। तो लिपू लेक पास वाला जो एरिया है, ये एक ट्राई जंक्चर है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ये चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ इंडिया का कब्जा नहीं रहे, इसलिए दे आर सपोर्टिंग। अदरवाइज आप भी जानते हैं नेपाल इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी पे। चाइना उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना और नेपाल के बीच में इतना बड़ा आपको मालूम है कि हिमालय बैठा हुआ है। तो चाइना के लिए तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा सपोर्ट करना। तो उसके लिए इंडिया नेपाल के साथ होना चाहिए, बट समहाउ नेपाल को दे हैव कन्विंस, बिकॉज एट प्रेजेंट मिस्टर ओली शर्मा, जो वहां के जो अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो चाइना से बहुत ज्यादा क्लोज रखते हैं। ये एक एक अपने आप में डिस्प्यूट है जो आपको पता चाहिए। तो दरचौला करके जो प्लेस है, उसको टेरिटोरियली इंक्लूड करने की बात नेपाल ने की थी। तो अगर आपने ये न्यूज कवर किया था तो आई एम श्योर आपने ये पॉइंट भी लिखा है अपने आप में। नारायणी रिवर, ठीक है, सॉरी, नारायणी रिवर, यस। तो नारायणी रिवर अगर आप कंसीडर करें, सो ये भी उसी पॉइंट में कवर होता हुआ है। तो इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। देखो, दिस इज अ प्रॉपर न्यूज, दिस इज अ गुड आर्टिकल। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए इसके पहले, एक बहुत ही सिंपल था, दूसरा बहुत ही अलग ही था। बट तीसरा, व्हाट आई फील, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूज यू मस्ट एक्सपेक्ट। कि नारायणी रिवर जो था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल, तो वो गंडक रिवर को नारायणी रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत शिवानी इज सेइंग इट शुड बी काली घाट की रिवर, इज इट सर सो? काली गंडकी रिवर। काली गंडकी, यस, उसका एक्चुअल नेम इज काली गंडकी ना, बस गंडक बोला जाता है बेटा वहां पे, राइट? So काली we गंडकी, cannot put the option Kali, right? नो 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 नो, वहां गंडक बोल के नाम से जाना जाता है वो, काली गंडकी रिवर। बट वो गंडक के नाम से जाना था, काली यू कैन नॉट। यस, एक्सेलेंट, राइट। तो काली यू कैन नॉट राइट, ओनली गंडक रिवर ही वहां पर आएगा आंसर भाई। ठीक है, आई एम रियली रियली लाइक अप्रिशिएटिंग कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा वैसे जैसे शिवानी ने बताया अभी, देखो। ठीक है, सो गंडक रिवर के नाम से उसको जाना जाता है। तो दिस क्वेश्चन वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर
उस टाइम पे जब ये आया ही था तब मैंने एक पूरा सेशन ही किया था, बट अगेन माय कंसर्न इज कि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया दोबारा तो डिफिकल्ट है भाई। तो ये पूरा आर्टिकल जो था कि जो गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया, आपने देखा होगा कि भाई इसको एजुकेशन का सुपर रिफॉर्म माना गया है, मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म कंसीडर किया जा रहा है। काफी समय से, आई थिंक 86 के बाद से एजुकेशन रिफॉर्म्स की पॉलिसीज को चेंज करने की बात चलती रही है, बट उस लेवल पे कभी भी रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं एजुकेशन में। तो ये एक नया इकोसिस्टम बनाना है एजुकेशन का, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको उस तरीके का लाना है, उसके कंसिडरेशन करते हुए ये एक पॉलिसी बनाई गई है। अभी उसका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो आप आज से 5 साल 10 साल बाद एनालाइज कर रहे होंगे, बट एट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस पर पूरा हमने एक डिस्कशन किया, बात की, और मैंने आपको बोला भी था कि भाई इस पे पूरा एक डिटेल आप कंपलसरी नोट्स बनाइए, तैयार होइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। इसमें एक न्यूज जो सबसे ज्यादा मैटर कर गई थी ये वाली, याद हो मैंने बोला था आपको कि हमारे दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हमारे इन जितने भी स्कूल और कॉलेजेस को रेगुलेट करते हैं। विच आर दोस टू पिलर्स? कौन से दो रेगुलेट करते हैं? आज की सिचुएशन बताओ, अभी फ्यूचर में ये है, अभी कौन रेगुलेट करता है हमारे एजुकेशन को? स्कूल कॉलेजेस टेक्निकल एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है? सौमिल, ओके, सेकेंड आंसर बताओ सौमिल, वेरी गुड। द फर्स्ट आंसर सौमिल हैज गिवन इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सेकेंड बताइए, और कोई ट्राई करो। देखो आप पढ़ते ही नहीं हो, पेपर में अगर झांकोगे ना हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इनका नाम आएगा, 3 से 4 बार पेपर में ढंग से अगर आप झांकोगे तो। आई एम सरप्राइज, आप लोग जब पढ़ते हो तो आता है तो डाउट क्यों नहीं आता है? और अगर डाउट नहीं आने का एक ही रीजन है, तो पता है, नहीं पता है तो डाउट आना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है, और दूसरा है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये बेसिकली मैनेज करते हैं हमारे पूरे बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको मैनेज करते हैं। बाद में स्कूल्स को मैनेज करने के लिए स्टेट बोर्ड्स हैं और सेंट्रल बोर्ड्स हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनका अलग है। तो आपको ये मैंने उस समय भी बताया था कि ये दोनों को एबॉलिश करके एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, वो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसका नाम उस समय क्लियर नहीं था, बट ये बताया गया था कि एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आप देख लेना, वीडियो आज भी यूट्यूब पे है मेरा हायर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो उसकी बात बताइए। अब हायर एजुकेशन के का आपने अगर इसके बारे में आगे कंटिन्यू नहीं किया तो आंसर नहीं कर पाओगे, बट अगर कंटिन्यू किया तो देखो अभी 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही। तो यूजीसी और AICT को निकाल के अब ये बनाने वाले हैं। इसका मेजर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा भाई कि देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। यूजीसी अपना अलग रोल रखता है, AICT अलग रोल रखता है, तो भाई वो कंफ्यूजन को खत्म करना है और मर्ज करके कॉमन बॉडी बनाना है। इससे काफी हद तक फेयर होगा। सिलेबस क्यों नहीं चेंज हो पाता? कभी यूजीसी अपनी बात बताता है, AICT अपनी करता है, तो वो लोग कॉमनली मिल नहीं पाते, तो इसलिए ये सब चीजें चेंज करवाई जा रही है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंसीडर करते हुए 14 अगस्त का आर्टिकल है भाई। 28 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 14 अगस्त 2020 का एग्जाम, मतलब बहुत लेटेस्ट है ये। और कहीं डाउन टू अर्थ करके वेबसाइट, डजंट मैटर। अब आप ये मत सोचो कि मैं डाउन टू अर्थ वेबसाइट आके पढ़ने बैठ जाऊं, नो, आपको अपना टॉपिक ही पढ़ना है। अल्टीमेटली वो कहीं रॉकेट साइंस थोड़ी ना लिख देगा, वो भी वही लिखेगा जो नॉर्मल टॉपिक वाले ने लिखा है, तो वो आपको मिलेगा भाई वहां पे, कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, which of the following statement is not true in relation? तो ब्रिलियंट, जब भी ये नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस रहेंगे ना तो खुश हो, क्योंकि एलिमिनेशन मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सो which of the following is not true in relation to the change of envisioned by the NEP 2020? आर्टिकल पढ़ोगे आपको मिलेगा। NEP aims to make India global knowledge super power, ये तो भाई मोदी जी ने ही खुद बता दिया था आपको, तो ये तो है इसका विजन, मतलब ये नॉट ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है, ये आंसर नहीं होगा। The remaining renaming the Ministry of Human Resource Department of Ministry of Education, अब शिक्षा मंत्री बोलने लगे हो आप, अभी तक क्या बोलते थे? अभी तक उनको HRD मिनिस्टर बोलते थे।
अब एचआरडी की जगह वो क्या कहलाने लगे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर। अब क्या बचा है इसमें बताओ? कितने बार ये बात को डिस्कशन किया गया या आया होगा आपके सामने? मतलब मैंने नहीं किया होगा तो आपको तो न्यूज में हर रोज दिखता होगा। अब मिस्टर जो हु इज द एचआरडी मिनिस्टर, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर राइट नाउ? हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर? वाओ, impressed by your knowledge people. Look at क्या रेट रीड कर रहे हैं, 100 मिल भर पढ़ते हैं लगता। वेरी गुड। विनोद तावड़े, यस। चलो, शिवानी गुप्ता एंड एकता हैज गिवन द आंसर। विनोद तावड़े was महाराष्ट्र स्टेट एचआरडी मिनिस्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी फडणवीस साहब की गवर्नमेंट में। अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से, अभी अभी है कि विनोद तावड़े वो स्टेट गवर्नमेंट के। इट इज रमेश पोखरियाल निशंक इज द एचआरडी मिनिस्टर। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड से आते हैं ये, ठीक है, रमेश पोखरियाल। तो वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अभी कितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कितने बार आके उन्होंने बात की है पता नहीं मुझे, ठीक है। तो बी कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज इट्स अ ट्रू थिंग, इट्स अ नेशनल एजुकेशन। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कोर्स करिकुलम टू प्रोवाइड न्यू करिकुलम बाय 2021, ये एक डाउटफुल ऑप्शन दिखता है आपको। फिलहाल अपन इसको छोड़ रहे हैं, अपने को पता नहीं चल रहा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक। यस, अगर आप अंडरस्टैंड करें, अल्टीमेटली यही तो एम बताया है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। यही चीज मोदी जी ने आके पूरी अनाउंसमेंट की थी। तो कई कई बार उनकी उनका उनका वीडियो सुनने भी अच्छा होता है भाई। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर अबाउट सी, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ए बी और डी इज डेफिनेटली उसका विजन है, श्योरली उसका विजन है। बट सी के लिए मैं श्योर नहीं हूं। बट क्या करेंगे हम स्मार्टली? तो जब ए बी डी आंसर नहीं है तो वी शुड स्ट्रेट अवे रिमूव mark an answer as C. So this is the way we should compulsory think, although we are not sure, but still we are marking because remaining three are not the answer. It is as simple as that by. इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is to provide holistic change in the, ये देख लो, अभी बताओ। Look at this. Can you see this holistic change? And look at, look at the D option. क्या समझ आ रहा है आपको? What you can understand? Can anybody elaborate me? क्वेश्चन में आपको उसने हिंट दे दिया कि डी गलत नहीं है। क्वेश्चन ही ऑलरेडी बोल रहा है आपको, 52 क्वेश्चन ही खुद बता रहा है कि भाई होलिस्टिक अप्रोच लेना तो हमारा विजन है। ये देखो, एम्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक चेंज इन द करंट एजुकेशन सिस्टम। ये आपका अवेयरनेस है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच रट्टा यू हैव मतलब मारा है आपने। इंपॉर्टेंट इज स्मार्टली कैसे डील करें। दिस इज व्हाट दे वांट, ट्रस्ट मी। इट वाज नॉट अ बैड पेपर। वो कंडीशन बुरी थी इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। कंसोर्शियम को अपन ने, जो मैंने तो पर्सनली इतना ज्यादा हमने कभी कुछ नहीं बोला जितना बाकी इंस्टीट्यूट वालों ने खूब गाली मारा है। हमने पर्सनली यही बोला कि यार सिचुएशन में किसी को भी कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, सबकी जी प्रॉब्लम रहेगी। तो नेशनल पॉलिसी का भाई है होलिस्टिक चेंज टू द करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम एनईपी? नॉट रिलेटेड, ठीक है। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, भाई कोडिंग सिखाएंगे छठवीं से, बोला 6 स्टैंडर्ड से। तो ये क्या मतलब है? दिस इज व्हाट इट मींस, यूनिवर्सलाइजेशन। भाई फ्यूचर इज व्हाट कोडिंग, so they want you to teach, learn coding. So that is why this can't be your answer, because this is one of the vision, undoubtedly, to bring 20 million out of children. We are not sure about this number, but इतना जरूर है कि जो मेन स्ट्रीम है उसको लाना है, ओपन स्कूलिंग पे लाना है कि भाई स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग। बिकॉज ओपन स्कूल के अभी हमारे देश में मैक्सिमम बच्चे जो है प्राइमरी या सेकेंडरी तक जाते जाते वो लोग बेचारे
ड्रॉप हो जाते हैं ड्यू टू देयर अर्निंग्स के कारण, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो 20 मिलियन आई डोंट नो कि कितने लोगों को याद होगा, बट इतना पक्का है कि मेन स्ट्रीम में तो ये विजन जरूर लग रहा है मेरे को, बट अभी इसको अपन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, ये तो मैंने अपना, आप उठा के सुन लो, मैंने इतना क्लियरली बताया। क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, ये उस समय ही मेंशन कर दिया था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये आपका एक विजन है, टू अचीव 80% ग्रोथ एनरोलमेंट रोल एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब आप यहाँ पे फंसे, बट एक बात मैं आपको बोल दूं कि बी और डी में से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप अगर डी को एनालाइज करेंगे, 80% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये थोड़ा सा कंसिडरेबली वेग लगता है, बट स्टिल बी एंड डी आर कंफ्यूजिंग फॉर मी। व्हेन आई वाज रीडिंग, आई कैन से मुझे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव ये वाला क्यों लगा, इट इज नॉट बिकॉज आई एम हैविंग एन आंसर भाई, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू why I'm justifying कि mainstream through open education system, this is what is government is targeting कि एटलीस्ट जो प्राइमरी लेवल स्कूल्स है वहां तक बच्चे इसको स्टडी कर पाए। तो मैं अगर आपकी जगह हूं तो बी को भी मैं कैंसिल करूंगा, ऑल्दो डी एंड बी इज कंफ्यूजिंग फॉर मी, बट डी वी कैन मार्क। व्हाई? बिकॉज 80% लुक्स अ रियली रियली weak number at present। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन ट्राई एंड आइडेंटिफाई ऑप्शंस उस समय पे। So which of the following proposed as a change in structure and institutional responsible for higher accreditation of under NEP? ठीक है, तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुआ है? ठीक है, देख लीजिए भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू बी रीनेम्ड AICT। मैंने क्या बताया था कि भाई यूजीसी और AICT दोनों को मर्ज करके आप HECI बनाने वाले हो। इसके बाद नेशनल एफिलिएशन एंड एक्रीडिएशन जो है NAC है ना, काउंसिल जो है उसको रिनेम करेंगे। नैक के बारे में बात नहीं की गई है। अब आपको नैक नहीं पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नैक जो है वो एक्रीडिएशन, मतलब किसी भी कॉलेज को एक्रीडिएशन देने का काम करता है। नैक के बारे में कहीं पे भी बात नहीं कही है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड टीचिंग टू बी रिनेम, नो, ये भी बात नहीं कही है। तो स्ट्रेट अवे दिस इज प्रीटी क्लियर दैट A must be your answer because Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको, यूजीसी और AICT के नाम को चेंज करके ये बताया जाएगा। HECI is of the following under vertical of higher education India, किसके अंडर में आएगा? तो एक इस पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था। इट इज a comparatively a bit tricky question, I can understand this is a bit tricky, but ये भी वहां डॉक्यूमेंट पॉलिसी में ये बात मेंशन था, तो इट इज, यू कैन कंसीडर इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। तो इसका आंसर बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो उन्होंने बोला है वो बहुत इन डेप्थ जाके होगा। तो ये 5 में से एक क्वेश्चन तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि भाई छोड़ने लायक था। बट 55th क्वेश्चन मेरे को याद है, मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा डिस्कशन, तो इनिशियल 5 मिनट में ही मैंने बोला था कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि भाई 6% GDP का एक्सपेंडिचर किया जाए, जो कि ऑलरेडी अभी करीब 4% के अंडर में है, 4% के अंदर है, तो उसको 6% किया जाए, ये प्रपोज किया गया है GDP का। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बुलेट पॉइंट्स में से था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो 55th वाज एब्सोल्युटली सिंपल। तो 5 में से यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है मैनेजेबल थे। एक आपके नॉलेज और आपकी रीडिंग पे है भाई। तो और न्यूज दो ऑर्गेनाइज का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मर्जर है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट नो लाइक सम ऑफ, कोई आप में से था क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, my voice is. I think Shivani was there that time when I have discussed Shanghai Cooperation Organization. Was you there, Shivani? Last year. Last year we had discussed. Yes, sir. या अपन ने किया था ना डिस्कशन, आई एम श्योर ये किया था। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली SCO जो बना है, उसका मेन पर्पस क्या था? उसमें भाई इंडिया एंड पाकिस्तान को एज अ मेंबर लिया गया है। दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक
and SAARC is the another platform where India and Pakistan can talk. But SAARC का प्रॉब्लम हमारे को पता ही है कि जब 2016 में क्या हुआ था भाई, 2016 में, कैन यू रिकलेक्ट 2016 में क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन हुआ था सर. नो 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 नो, nothing related to. Yes, Sir, yes. India refused to go for the SARS meeting which held in Pakistan. वो तो 17 में किया था, उसका तो रीजन था. 16 में क्या हुआ था प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि 17 में हमने मना किया? वही क्वेश्चन है अभी शिवानी ने जो बोला है, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ. दिस इज द वे वी कैन कलेक्ट न्यूज़. 2016 में बालाकोट हुआ था, इतनी बड़ी पिक्चर बनी कि नहीं बनी? कौन सी पिक्चर बनी? सर्जिकल स्ट्राइक उरी. सर्जिकल स्ट्राइक उरी. वो पिक्चर किस पे बनी थी? बालाकोट के ऊपर बनी थी. उसमें जो प्रॉब्लम हुआ उसके इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद सार्क समिट था और उस पे इंडिया ने सार्क पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया और उसके बाद आज तक सार्क समिट हुआ ही नहीं. उसके बाद सार्क समिट हुआ ही नहीं. अब ये बात याद रखना, ठीक है? सार्क आपको पता होना चाहिए कि भाई इट्स एसोसिएशन बिटवीन साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें जो आता है. इसमें मैंने कई बार आपको बोला हूं कि इन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का कितनी कंट्रीज हैं, उनका हेडक्वार्टर क्या है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है, वो लिख के रखो, कहीं ना कहीं लिख के रखो. आई एम श्योर शिवानी, मैंने ये बोला था सार्क के बारे में लिखने को और आप लोगों ने कहीं मेंशन किया होगा, लिखा था? यस सर. एससीओ के बारे में कितनी कंट्रीज हैं, कब स्टार्ट हुआ एससीओ, तो मेरे को याद है मैंने डिस्कशन करने को बोला था. पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या बोला था वो बताने के लिए नहीं बैठा हूं मैंने आपको यहाँ पे. डोंट थिंक कि सर मैं, देखो मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैं आपको एफर्ट्स दूंगा. मेन पॉइंट है अगर आपने उसको याद करके लिखा और आपने एफर्ट लिया तो आप याद रख पाएंगे. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर इस बात पे था कि लास्ट सार्क समिट कब हुआ, एक क्वेश्चन इस बात पे था कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं, कौन सा मेंबर नहीं है. So this is what the type of news is they are asking and this is again a practical, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि SCO is a one of the important platform where India and Pakistan can talk और जहां पर चाइना और रशिया भी वहां पे हमारे साथ होते हैं तो वहां पर हम लोग बात कर सकते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और सार्क इज somehow it's a very important platform to establish our this region, साउथ एशियन जो रीजन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ठीक है, तो ये आर्टिकल पूरा इसी के बारे में बात कर रहा है. फिर इसमें बताया गया था, हाँ भाई, तो which of the following except has been replaced by one. अब वन कहाँ है? वन है ये, पढ़ो तो जरा क्या बोल रहे हैं. All member countries have confirmed participation in the meeting to be chaired by Pradeep Kumar Gyawali dash of Nepal. ठीक है, अब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टफ हो गया आपको ये याद रहे इतना, वो भी किसी और कंट्री का प्रोबेबली इट इज टफ. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आई फील जाती हो गया ये आपके ऊपर, बट ठीक है चलो ये क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं हम. इसका आंसर आपको दिख रहा है. नोबडी कैन रिमेंबर यार, दीज नेम्स वी कैन नॉट रिमेंबर, ट्रस्ट मी. बट लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस. लुक एट which of the following is not a part of SAARC. सब पहली चीज आप सार्क में पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि सार्क में कितनी कंट्रीज है, कब स्टैब्लिश हुआ, उसका पर्पस क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, क्या नहीं है, ये सब तो पढ़ेंगे ही ना. यू मस्ट नो इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार आर द पार्ट. मालदीव इज नॉट. मालदीव इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क. मालदीव की पोजीशन किधर है वो देखिए आप. Sir, Maldives is a part of SAARC. It What? is. So the question is, which of the following nation is a part of SAARC? Yes. बाकी लोग सो रहे हैं. नो सर. तो फिर शिवानी के अलावा बाकी नो सर का क्यों आया बताइए मुझे. मतलब सर आप जो बोलना चाहो बोल दो मर्जी से, सही गलत जो कुछ भी बोलना है, हमको कोई मतलब ही नहीं है. दिस इज नॉट डन यार, सीरियसली सीरियसली इट इज नॉट डन. अरे भाई इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार कोई साउथ एशिया में आते हैं क्या? हमारे उस पार्ट में है क्या? टेल मी. No, sir. No, sir.
इतनी देर से क्यों नहीं जागे जब मैंने इतना सब बोला आपको? तो श्रीलंका और मालदीव लगे हुए हैं जोग्राफिकली, तो बट ऑब्वियस है श्रीलंका मालदीव ये सब तो पार्टी होंगे कि नहीं होंगे हमारे उसके। तो प्लीज आप कंसंट्रेट करने के साथ साथ ये भी देखो कहीं मैं गलत कर रहा हूँ या कहीं मैं जानबूझ के तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपके लिए। आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज पार्ट ऑफ साउथ सार्क? यहाँ पे तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये आपका वो आसियान कंट्रीज है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. साउथ ईस्ट कंट्रीज है, ये साउथ एशियन नहीं है, ठीक है? तो साउथ ईस्ट कंट्रीज हो गई, ये वो आसियान कंट्रीज है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज। सो मालदीव इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? कितने मेंबर्स हैं देखो, पता ही नहीं है अपने को। 8. आपको नहीं आंसर मत दो बेटा शिवानी, हाँ नहीं, दिस इज नॉट डन। एटलीस्ट जो जो न्यूज़ेस मैंने अभी आपको आज करवाई है, कंपलसरी ये न्यूज़ेस ये आपको भेज दिया गया है। आपको कंपलसरी वो न्यूज़ेस को अच्छे से स्टडी करना है और ये आपका होमवर्क है आपका, ठीक है? ये आपका क्या हो गया है अभी? कंपलसरी असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीक तक देना है, मुझे सबमिट करना है, इन विच यू शुड कंपलसरी राइट डाउन दीस इंटायर न्यूज़ेस का इन डिटेल। अभी सार्क के बारे में बात हुआ, एससीओ के बारे में बात हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हुआ, उसके पहले पे हमने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात किया। आपको जाके इनके ऊपर नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है? एक अच्छा नोट्स बनाओ, 3-4 पेज का, 2-3-4 पेज का सब बनाओ, और कंपलसरी मुझे मुझे चाहिए अभी एट एनी कॉस्ट, ठीक है? चलो आंसर मत देना अभी मुझे इसका। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई आपको ही पढ़ना है, हम लोग केवल और केवल आपको बता सकते हैं। हाँ, 5 से किसको रिप्लेस किया? अब देखो जरा, 5 किधर है भाई? ये रहा। दिस वॉज अ ब्लेटेंट disregard at the to the advisory by host dash against it, a violation of the norms of the meeting. After consultation with the host, the India side left the meeting in protest at the juncture. तो ये किसके बारे में बात हो रहा है? एससीओ समिट के बारे में बात हो रहा है। एससीओ समिट जो हुआ था, एससीओ समिट, सार्क में तो हम नहीं मिले पाकिस्तान के साथ, हम कहाँ मिले थे? हम एससीओ में मिले थे पाकिस्तान के साथ। और उसमें आपको याद होगा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मीटिंग से डिसएग्री कर गए थे। तो कौन होस्ट मेंबर था एससीओ का? ठीक है, तो इस बार का एससीओ का होस्ट भाई रशिया था। यस, रशिया इज द आंसर, ठीक है? जापान और पाकिस्तान तो, जापान तो वैसे भी मेंबर है क्या? इज द जापान मेंबर ऑफ एससीओ? टेल मी यस और नो। चलो याद ही नहीं है, अब तो आप ही लिखो पूरा, मैं बताता ही नहीं अभी यहाँ पे, आप ही लिखो इसको, ठीक है? शिवानी ने आंसर दे दिया करेक्ट, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं यस और नो। तो रशिया ने होस्ट किया था ये मीटिंग भाई। अब ये देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन, यही मैंने आपको डिस्कस किया कि जो बालाकोट हुआ उसके बाद वाला जो सार्क समिट था वो लास्ट समिट था, उसके पहले वाला जो बात सार्क समिट था वो लास्ट समिट था। तो इंडिया हैड नॉट एग्रीड टू अटेंड समिट होस्टेड इन पाकिस्तान, but it remains an important promoter of SARC process in which of the following year SARC leader summit was held lately। तो लास्ट समिट कब हुआ था? तो बालाकोट के पहले हुआ था, 2016 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसके पहले हुआ था। तो 2016 के पहले कौन सा ईयर आता है भाई? 2014. वो आंसर है आपके सामने। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। एक्चुअली 2016 में होना था और वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, बट उसके पहले जस्ट 16 पहले बालाकोट स्ट्राइक हो गया। बालाकोट ही था ना वो, मैं राइट? हाँ, जो आपको पता है कि जो आर्मी कैंप में आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमारे जवानों को शहीद कर दिया। तो वो उसके पहले जो हुआ था लास्ट, वो था 2014 में सार्क लीडर्स का, ठीक है? तो ऐसे आप रिलेट कर सकते थे। नाउ लुक एट,
Look at your knowledge, your understanding. By the above passage mentioned about the Pakistan Special Advisory on National Security, Moeed Yusuf using a map of Pakistan claiming Indian territory, which of the following? अब पाकिस्तान क्या अक्साई चीन को ले सकता था क्या? अक्साई चीन किधर है? अक्साई चीन किधर है? नहीं। पैंगसोंग जो तीसो जो करके तो ये इससे तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है। किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है? चाइना के साथ। लिम्पियो ध्यूरा किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है? नेपाल। भाई जूनागढ़ जो रियासत है वो आपके पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, वहां पर कराची में। तो जूनागढ़, ठीक है, इस बेसिकली उन्होंने वो बोला था कि जूनागढ़ की रियासत जो है वो हमारी है। ये बात उन्होंने मेंशन की थी कि भाई उस समय भी जूनागढ़ और हैदराबाद ये दो ऐसे राजा थे जो हमारे साथ आने को तैयार नहीं थे। आपको पता है हमने कैसे जबरदस्ती उनसे, मतलब बेसिकली जबरदस्ती किया। पीपल दे वांटेड, तो आ गए भाई। वो नहीं जा सकते थे अलग, क्योंकि इंडिया को वो एक टेरिटोरियल उसमें नहीं आना चाहते थे। जूनागढ़ वो क्लेम करते, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या क्या पार्ट है, पीओके भी हमारा पार्ट है, बलूचिस्तान भी हमारा पार्ट है। वो लोग बोलते हैं कि बलूचिस्तान तो हमारा है पर हमारा कश्मीर जो है तो there's a dispute। आप पाकिस्तान में रहते तो वो आपको कुछ और बताते थे, हमारे यहाँ कुछ और चलता है। बट ये आपको समझना था, अक्साई चीन पेंगोंग जो है, ये लिम्पिया दूरा, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान का कोई इससे लेना देना ही नहीं है। तो स्ट्रेट अवे आंसर आपका होता था ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़। चलो ठीक है, इसके बाद ये जो गल्फ वॉर वाला जो था, यूएई वाला, मैं जल्दी जल्दी लूंगा, अब थोड़ा सा टाइम अपना ज्यादा हो रहा है। तो ये जो गल्फ वॉर वाला, आई होप आपको याद होगा, आपके ही बैच में ज्यादातर जो बच्चे अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं जुलाई अगस्त में, इंडिया यूएई डील, इजराइल यूएई डील के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन किया है, पूरा मैंने ही खुद ने लिया है, ठीक है। और उसमें मैंने आपके वो जो सीनियर्स जो थे उनको भी बैठाला था, वो भी बैठते थे, तो दे वर आल्सो प्रेजेंट। मैंने पूरा बताया था कि स्ट्रेटेजिकली इजराइल का ये जो कदम है यूएई के साथ, ये बहुत बड़ा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। और जो मिडिल ईस्ट की जो पावर्स है, खासकर ईरान, सऊदी अरेबिया, जो पावर टसल चल रहा है, उसमें बहुत हद तक मतलब स्टेबिलिटी लाने की बात करेगा। तो यूएई को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएई की प्रॉब्लम ईरान के साथ भी झगड़ा है और सऊदी अरेबिया भी डराता है उनको। तो यूएई को कहीं ना कहीं भाई एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, जो इजराइल ने प्रोवाइड किया। और यूएई का सपोर्ट हो रहा है अब, कुछ 56 जो अरब कंट्रीज हैं उसमें से 6 से 8 कंट्रियां खुलकर यूएई के सपोर्ट में आ गई। दिस इज समथिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड, इट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रेटेजिकल न्यूज। मैंने बोला था कि भाई ये न्यूज जरूर अच्छे से पढ़िए। मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बताऊंगा, आप मत सोचना कि सर ऋषि सर बताएंगे कि ये न्यूज पढ़ेंगे और यही आ जाएगी। मैंने कभी बोला था कि ये न्यूज आएगी? आज तक मैंने कभी बोला क्या? मैं ये बोलता हूँ कि भाई इनको पढ़ो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर करो, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। प्रोबेबली आप देखो जितने भी 700 न्यूज आई हैं, उसमें से वो जो इररेलेवेंट था वो आपका आरबीआई वाला न्यूज, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बाकी 6 की 6 न्यूज हमने सब कुछ डिस्कस की है और बात की है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल उस पर बेस्ड था। Now look at the questions. Questions में quickly अगर अपन जाए, US is seen as a major player in the peace deal between Israel and UAE. Which of the following is not a reason of involvement of the US in the deal? ठीक है, the deal grants not a reason, not, बाकी है एक नहीं है, ठीक है। So the deal grants a diplomatic win to US President Trump ahead of the, yes, सब कुछ तो आपको मालूम है, वो बेचारा इसी चीज के लिए कर रहा है, कैसे भी करके मुझे इस बार और जिता दो, कुछ भी हो जाए, चाइना को कितना गाली मार लो, सब कुछ कर लो, तो ये उसी के लिए चल रहा है। दिस इज प्रीटी मच कि भाई ये तो पक्का यूएस का इन्वॉल्वमेंट था। एफर्ट्स ऑफ द यूएसए टू ब्रिंग डाउन वार अफगानिस्तान, आपने पता है कि अफगानिस्तान के साथ तालिबान और यूएस की डील हुई है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो यूएस तालिबान की डील हुई, तो उसको देखते हुए अफगानिस्तान के साथ सेटलमेंट करना, ये भी एफर्ट है, बिल्कुल, ये भी एक रीजन था। द एफर्ट ऑफ द यूएसए टू ब्रिंग पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, यस, पैलेस्टाइन एंड इजराइल इज स्टिल the most disputable मतलब disputes, territorial dispute of the world still, Israel and Palestine का। तो ABC straight away look like a correct option at any point of time. The deal gives central strategic rule of USA in Middle East, no, already there, they are already there। डायरेक्ट कोई रूल थोड़ी ना करने वाला है। ये तीनों ऑप्शन में से आप
अगर मैं आपको बोलूं चौथा ऑप्शन सबसे वेग लगता है, आप उसको कंप्लीटली गलत नहीं ठहरा सकते। यूएसए चाहता है कि और कंट्रोल हो, यूएई के थ्रू और कंट्रोल करे, बट कंप्लीटली अगर आप देखें पहला दूसरा तीसरा इस तो पक्का उसका विजन है, बट चौथा उसका आंसर दिखता है भाई। व्हाट अबाउट 62? Which of the following is true relation to the stake of Palestine in peace deal between UAE and Israel? पैलेस्तीन डिस्प्यूट के बारे में भी अपन ने बात की है कि भाई जब इसराइल किस तरीके से अपना एक्सपांशन किया है, उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ क्या डिस्प्यूट है उनका, और किस तरीके से वन फाइन डे पैलेस्तीन में को की जो मेन कैपिटल है जेरूशलम उसको कैसे इसराइल ने अपने कब्जे में भी लेने की कोशिश की। तो ये डिस्प्यूट हमेशा से चला आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि ट्रू रिलेशन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का वो हमको देखना था। इसराइल हैज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। लगता है आपको ऐसा है कभी इसराइल ने कभी भी पैलेस्तीन को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया क्या? नेवर। नेवर, दे विल नेवर। अदरवाइज उनका जो क्लेम है किसके ऊपर, जेरूशलम के ऊपर, वो चला जाएगा। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू पैलेस्टीन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल। अरे भाई पैलेस्तीन के साथ तो कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन वो चाहते ही नहीं है इसराइल, या वो कोशिश यही करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से वहां पे अल्टीमेटली आपको समझना है इसराइल इज ऑल्सो अ एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। जो भी वेपन एक्सपोर्टर्स हैं वो कभी भी पीस पे उतना ज्यादा नहीं वर्कआउट करेंगे, और अल्टीमेटली अपने आसपास के एरिया को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डील मार्क बोथ एंड विन 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 एंड सेटबैक टू इसराइल पैलेस्टीन रिलेशन। ये मुझे कंफर्म नहीं लगती है, तो अपन इसको अभी छोड़ रहे हैं। बट ए एंड बी कांट बी द रिलेशन, ठीक है। अ पीस ट्रीटी वुड आल्सो साइन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। ये तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जा रहा है। पीस ट्रीटी तो मतलब कहां से आप बोलो तो कितना बड़ा फाइट है उनके बीच में। तो अनडाउटेबली आपने ए बी डी को इग्नोर कर दिया, सी अपने पास आके बैठता है भाई। दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल बी प्लानिंग ऑल्सो। Which of the following is not a direct impact on peace deal in Middle East region? Middle East region पे not a direct impact बोला है, not a direct impact। Middle East region मतलब आपको पता है अरब कंट्रीज की बात की जा रही है। The deal smoothen the UAE international campaign to seen as a beacon of tolerance in the Middle East. Yes, IPL हो रहा है, ये एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है यूएई ने कि भाई देखो आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग में कोरोना हुआ आईपीएल में, उसके बाद अभी तक एक भी कोरोना केस आया? द वे दे आर फंक्शनिंग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो दिस इज व्हाट यूएई इज शोइंग टू द वर्ल्ड। ये आपको सीखना है, लर्न करना है, कनेक्ट बैठाना है। तो ये मिडिल ईस्ट के साथ जो उन्होंने डील साइन किया इसराइल के साथ, वो ये बात करना ही चाह रहे हैं कि भाई हम टॉलरेट कंट्री है, हम लोग कट्टरवादी नहीं है। वी आर नॉट, हाँ मतलब कट्टरवादी कंट्रीज जो कि बाकी अरब कंट्रीज के बारे में जाना जाता है। ये तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट है, ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो आपको एनालिसिस में समझ में आएगा ही आएगा। इट पुट्स यूएई एज अ लीडर इन रीजनल पावर डायनामिक्स अमंग द नेबर गल्फ अरब स्टेट। इसराइल का साथ बहुत स्ट्रॉन्ग साथ है। यूएई वाज ऑलवेज इन अ प्रॉब्लम विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, उनका हमेशा से प्रॉब्लम चलता रहा है। तो आपको ये बात समझना है कि रीजनल पावर बनाएगा, यस वो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये एक रीजनल पावर मिडिल ईस्ट में उनको क्रिएट करने वाला है। द डील गिव्स नेतन्याहू अ डोमेस्टिक बूस्ट एट अ टाइम व्हेन इजराइल कोalition गवर्नमेंट। ये आपको बताया ही गया था कि अभी कोalition गवर्नमेंट आया है, नेतन्याहू के साथ जो उनका मेन अपोनेंट थे उन्होंने साथ में मिलकर सरकार बनाई है इसराइल में, और उसमें एक टर्म डिवाइड होने वाला है। तो नेतन्याहू पे बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तो ये डील के बाद नेतन्याहू की एक इमेज अच्छी बनने वाली, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि नेतन्याहू इन फ्यूचर में अपने आप को और स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यस दिस इज आल्सो द रीजन। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। द डील मार्क द हिस्टोरिक डे एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द पीस इन मिडिल ईस्ट। नो, ये मिडिल ईस्ट में कंप्लीटली पीस क्रिएट कर देगा, ये कहां बताया है? हिस्टोरिक डे और सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द पीस इन मिडिल ईस्ट, नो। हाँ इन फ्यूचर में ये अभी फिलहाल यूएई को पावर दे रहा है, ये यूएई को सपोर्ट दे रहा है, इसमें ही बात हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं फिलहाल इसके रीजंस नहीं देता हुआ दिख रहा है। तो इट इज नॉट एन आंसर, इट कांट बी दी पॉसिबिलिटी हियर।
So the peace deal between Israel and UAE can also be seen as a greater opportunity for India and Middle East region. Which of the following is not related to strategic goal of India in the Middle East? अब इंडिया का रोल उसमें आपको समझ में आता है. None of these is option. None of these is tough. आप समझिए difficult होगा. Peace deal between Israel and UAE can also be seen as a great opportunity for India and Middle East region. जो the following is not related to strategic goal of India. India का goal नहीं लगता है. India should revamp its defense and security relation with UAE. ठीक है, नहीं लगता है. नो, UAE के साथ हमारे रिलेशन बने, उसी के बाद तो आप देख लो आईपीएल को अलाउ भी कर डालें. आईपीएल अलाउ क्यों किया गया भाई? आईपीएल आप मोस्टली उसके बाद का ही मान के चलिए, इवेंट वही वन ऑफ द इवेंट रहे हैं. आईपीएल की बात चल रही थी, बट फिलहाल इंडिया ने एक्सेंट कर दिया कि भाई चलो आईपीएल को करवा देते हैं. ये एक अपने आप में पॉइंट है. इंडिया शुड मूव फास्ट टू कैप्चर द एक्सटेंडेड नेबरहुड मार्केट बिफोर इट कम्स अंडर. एब्सोल्युटली, दिस इज रियली रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. इंडिया शुड इंश्योर स्पेस ऑफ फॉर ईरान इन एनी फ्यूचर. भैया एक बात तो मेरे को समझ आ जाती है कि ईरान के बारे में तो यहाँ पे कुछ रोल है नहीं. ईरान का नाम तो नहीं ले रहा हूँ आपके लिए, बट पूरे इंटायर आर्टिकल में आपको ईरान से ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं बनेगा. तो इंडिया शुड इंश्योर स्पेस फॉर ईरान इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी डील इन द रीजन. नहीं, बिल्कुल नहीं. यूएई से बात हो रही तो ईरान का कहाँ अभी यहाँ पर आ गया? तो although C is not that clear, but it looks to be A and B is straightforward not possible, because ये विजन है, स्ट्रेटेजिक गोल है, नॉट पूछा था आपसे. तो आंसर इज सी एज पर दिस. $65. Which of the following is correct? Tough. It is really tough. अगर आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि भाई बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में आपको, वो भी इजराइल का. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडिया डज नॉट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिर भी मेरे को ऐसा लगता है एक आध दो तो अपन पढ़ा ही सकते थे. इजराइल डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो भाई नहीं होगा यार, है ना. ये तो आंसर नहीं हो सकता है. Israel constitution is like an ordinary law. Tough है भाई. ठीक है, there is no constitution but basic law of 1950. Israel has a constitution of 1967. No, I don't have any मतलब idea about Israel constitution. But first option मैं eliminate कर पाया, उसके बाद तो बहुत मुश्किल लग रहा है. ठीक है, तो इसको मैं explain भी नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी नहीं जानना है. टेंशन मत लो, इजराइल के बारे में ऐसा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया भाई. ठीक है, हाँ, आपने इजराइल के बारे में डिटेल में पढ़ा तो बात अलग है उसके लिए. एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन. इजराइल इज अ theocratic Jewish state, but it follows legal pluralism. According to it has again very specific towards this. So Jewish code to decide cases of all religious communities. I'm not sure. Secular courts will apply uniform civil code in respect to of all communities. Each religious community has its own religious code to deal with personal law disputes. No distinction between personal law and public law. I'm so sorry. ये तो भाई आपको टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा. आई एम श्योर मेरे लीगल फैकल्टी भी आपको इजराइल का लॉ तो नहीं पढ़ा सकते. So these two questions I feel is tough. I don't think so anybody can able to answer this. Okay? Difficult है भाई. So 65 and 66 is something which you should have ignored, and that passage you should have ignored. Avanti is saying option A and option D eliminate होते हैं. Excellent. Option A and D eliminate हो रहे हैं. Jewish code to decide cases of all religious communities. अभी इस पे मैं श्योर नहीं हूं, बट इस पे तो मैं श्योर हूं कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लॉ एंड पब्लिक लॉ. नो, ये तो नहीं है. बट अगेन आपको थोड़ा बहुत तो लॉ का नॉलेज होना ही चाहिए अकॉर्डिंगली. तो ये टफ था भाई, इतना आसान था ही नहीं ये क्वेश्चन. ठीक है, 65 66 मेरे हिसाब से, और बीच के एक दो क्वेश्चन और वो 5 क्वेश्चन ऐसे मिला के मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन आपके मेरे को ऐसे लगे थे जो थोड़े से डायरेक्टली नहीं थे. बाकी क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए आर एब्सोल्युटली on a part of your understanding, your logic आपके हिसाब से चलना चाहिए. ठीक है, तो I have taken around half an hour extra.
आई होप, बट आपको एक क्लैरिटी आया, एक अंडरस्टैंडिंग आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एंड आई एम श्योर आपने एटलीस्ट पढ़ा है इन क्वेश्चंस के बारे में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे। तो होमवर्क क्या है आपका? नोट्स बनाने हैं सारे करंट अफेयर्स के जो पेपर में आए थे। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. एवरीवन सब यस बोल के बताएंगे, Yes, sir. एक एक करके। उदित हो गए, Yes, sir. अवंती हो गए, हाँ Yes, एकता sir. हो गए, गौरी, Yes, बाक, sir. निशी, Yes, ओके। sir. तो आपको समझ आया कि नोट्स कहाँ तक जाना है? रिया बेटा समझ आया क्या नोट्स बनाने हैं? आर यू क्लियर विद द नोट्स? Yes, sir. जितना आएगा समझ में आप करिए, बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा, इन फ्यूचर में भी अपन कर लेंगे उसको। ईशान समझ आया? यस, ठीक है। तो सर? इम्पोर्टेंटली, यस यस बोलिए उदित। सर आपने वो एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला फोटो भेजा है सर नोट्स के लिए, मतलब कौन से कंट्रीज ने अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन किया है। हाँ तो सर मींस वो आपको करना है कि मतलब वो नहीं वो आप पढ़ो, आप पढ़ो गूगल बस क्लासरूम उसको। पे अपलोड करना नहीं अपलोड नहीं करना, उसको पढ़ो। मैं आपको बताऊं, असाइनमेंट आपका आज है, आज जो बोला वो असाइनमेंट है, वो आपको पढ़ने के लिए मैं आपको मिलता रहता है, मैं आपको फॉरवर्ड करता रहता। बट अच्छा था वो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन की जहां जहां से चीजें ली गई हैं उसमें मेंशन किया हुआ है वो इमेज में। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक में, सीईटी एग्जाम्स, सिम्बोसिस के एग्जाम्स, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, राइट? चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच।